इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 का मैथ्स स्टार्ट करेंगे केपी बोर्ड का, जिसमें से पहला चैप्टर है मैट्रिसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर कंसेप्ट वाइज जितने भी चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। असल में मैट्रिसेस क्या है? ये एक रिप्रेजेंटेशन है। हम अगर किसी नंबर को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो उस एक ख़ास किस्म की अरेंजमेंट को हम कहते हैं मैट्रिसेस। A matrix is a rectangular array arrangement of a real number enclosed in a square bracket। जब हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर की अरेंजमेंट करते हैं तो हम उसको कहते हैं मैट्रिसेस। इस तरह के एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब हम कोई नंबर लिखते हैं, सपोज 1 2 5 6, तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस फ्लूरल फॉर्म में मैट्रिक्स का। तो ये अरेंजमेंट हमारे पास जो है, ये हमारे पास मैट्रिक्स की अरेंजमेंट जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो इसके अंदर ये नंबर है, सपोज 2 3 6 एंड 5, इसको हम कहते हैं एंट्री या एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स की एलिमेंट या मैट्रिक्स की एंट्री का क्या मतलब है। तो उसके अंदर जो नंबर्स होते हैं उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स और एंट्रीज। अब रो और कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्या चीज़ है? रो एंड कॉलम। तो हमारे पास लेट्स सपोज ये एक मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर जो ये वाली लाइन है, ये इसको हम कहते हैं रो और इस लाइन को हम कहते हैं कॉलम। मतलब ये है, अगर इस लाइन पे जो नंबर जो एंट्री लाई करेंगे, हम कहेंगे कि 1 और 2 फर्स्ट रो में लाई कर रहा है, तो इसको हम फर्स्ट रो कहेंगे R1 और इसको हम कहेंगे इस पूरे रो को R2 और इसको हम कहेंगे कॉलम 1 C1 एंड कॉलम 2 C2। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट या एंट्री एंड देन रो और कॉलम क्या चीज़ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या चीज़ है? हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं या किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर का क्या मतलब है? तो जब हम कोई मैट्रिक्स सपोज इस तरह से लिखते हैं, उसके अंदर हम एलिमेंट्स लिखते हैं, लेट्स सपोज 5 6 7 एंड 8, तो इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इसका ये है कि हमारे पास जो रोज़ है, कितने नंबर ऑफ रोज़ है इसके अंदर? एक रो ये हमारे पास और एक ये है, पूरा ये हमारे पास एक रो और एक ये है। तो ये हमारे पास R1 एंड R2, कितने रोज़ हो गए इसके अंदर? 2। फिर एक क्रॉस लिखेंगे, एक जो मल्टीपल साइन वो लिख लेंगे और फिर कितने इसके अंदर कॉलम है? C1 एंड C2, ये हमारे पास कॉलम है इसके अंदर। तो हम लिखेंगे 2 रो और 2 कॉलम है इसके अंदर। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन जो है 2 क्रॉस 2 या 2 बाई 2, इसको हम कहते हैं ऑर्डर या डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास जो पहला आता है, इसको हम m और n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप n और p से, p और q से रिप्रेजेंट करें, कोई मसला नहीं। आप सिंपल, आपको पता होना चाहिए जो इस ऑर्डर के अंदर जो पहला नंबर आ रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारे पास कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑर्डर हमारे पास रो एंड ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। आपने दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना कि हमारे पास ऑर्डर आ गया, लेट्स सपोज इस केस के अंदर लेट्स सपोज 4, तो ये आपने बिल्कुल नहीं मल्टीप्लाई करना, आपने सिंपल लिखना है 2 क्रॉस 2 या 2 बाई 2। तो हमारे पास ये आ गया कि मैट्रिक्स के अंदर क्या चीज़ें हैं? रोज़ हैं एंड उसके अंदर कॉलम्स हमारे पास होते हैं और इसका ऑर्डर क्या है? 3 बाई 2। क्यों 3 बाई 2 है या 3 क्रॉस 2 है? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 3 रोज़ है और 2 कॉलम है। इस तरह आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, राइट द नंबर ऑफ रोज इन कॉलम ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड हेंस मेंशन देयर ऑर्डर्स। इसका नंबर ऑफ ऑर्डर क्या है और नंबर ऑफ रोज क्या है? तो ये हमारे पास पहले में नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 बाई 2 या 2 क्रॉस 2। सेम इसी के अंदर हमारे पास फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो हमारे पास 2 बाई 3, पहले आपने क्या लिखना है? रो एंड देन कॉलम। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या है? हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं कि दो मैट्रिक्स हमारे पास कैसे बराबर है? तो हम उसके अंदर जो उसका ऑर्डर है, फर्स्ट आपने उसका ऑर्डर चेक करना है और देन उसके अंदर जो एंट्रीज है, जो एलिमेंट है, वो आपने चेक करना है। अगर वो सारे बराबर है तो हम कहेंगे कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स सी है, तो इसके अंदर ये देखें ये 1 यहाँ पर, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 एंड 3 और इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। लेकिन यहाँ पे देखें 1 है, तो यहाँ पे क्या है? 1।
यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 1 + 1 क्या बनेगा 2। तो हमारे पास जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसको हम कहते हैं करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स के अंदर ये वाला एलिमेंट, इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये है, तो ये आपस में बराबर होना चाहिए और इसकी पोजीशन भी हमें डिफाइन करनी है। तो इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स के अंदर आपको पता होना चाहिए कि उसका ऑर्डर क्या है, और सेम उसके अंदर आपके पास जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो बराबर होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर है। एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करते हैं। जितने हमने इसके कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन सबको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास पहला सवाल है विच आर द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा स्क्वायर है और कौन सा रेक्टेंगुलर है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर पहले हमसे ये पूछा गया है, लेकिन ये बाद में डिस्कस हुआ है, तो चले हम यहाँ पे इसको कर देते हैं। जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये कि स्क्वायर क्या होता है, एक शेप जिसके सारे साइड बराबर हो। तो इस तरह स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो रोज होंगे वो कॉलम के बराबर होंगे, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये फर्स्ट रो एंड सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, जैसे हमारे पास पार्ट नंबर 1 है ए विच इज इक्वल टू 2 3 0 एंड 5। इसमें कितने रोज है, 1 2, बस 2 रोज आ गए। कितने कॉलम है, 1 एंड 2 कॉलम है। तो हमारे पास इसका ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 2 या 2 बाय 2, ये हमारे पास आ गया इसका ऑर्डर, ये हमारे पास ऑर्डर आ गया। तो आप देखिए मैंने आपको कहा नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बराबर होना चाहिए, तो हम कहेंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास 2 एंड 2 बराबर है आपस में, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें देखें जो रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगल, तो हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगल इस तरह होता है या इसका शेप इस तरह। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रोज है एंड कॉलम आपस में बराबर नहीं होंगे, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास कितने रोज है, 2 रो है, और कितने कॉलम है हमारे पास, 1 2 3 कॉलम है। तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इस केस में देखो तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर है, 3 रो हमारे पास है और 3 कॉलम है। तो जो ये लाइन जो दी ये हमारे पास रोज की है और ये हमारे पास कॉलम की लाइन है। और इस केस में देखें तो यहाँ पे कितने रोज है, कितने कॉलम है, तो एक ही रो है और एक ही कॉलम है जो कि आपस में बराबर है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखें तो एक रो है और 2 कॉलम जो कि बराबर नहीं है, इसलिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो आप सिंपल ये एक चीज़ याद जहन में रखें कि रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या डिफरेंस है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आपके पास रो और कॉलम आपस में बराबर होंगे, और रेक्टेंगुलर के अंदर आपके पास बिल्कुल ये आपस में बराबर नहीं, उसकी तादाद बराबर नहीं होंगे, सही है। और इसके बाद है ऑर्डर ऑफ अ फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्या है ऑर्डर, क्या चीज़ है, हमने कहा नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑर्डर है। तो यहाँ पे देखिए कितने हमारे पास रोज है, 1 2, कितने कॉलम है, 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, 3 क्रॉस 2 होगा। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक रो है और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 1 बाय 1। इसका ऑर्डर क्या होगा, जो हमारे पास पार्ट नंबर सी है, 2 3 -1 1 2 5, हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसके अंदर कितने रोज है, 1 2, 2 रो है एंड कितने कॉलम है, 1 2 3। ये हमारे पास क्या है, इसका ऑर्डर है यानी डायमेंशन। ये हमें सिर्फ ये बताता है कि मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम है। इसके अंदर कितने रोज है, 1 2 3 एंड 1 एंड 2, 3 क्रॉस 2 हमारे पास ऑर्डर आ गया। इसका ऑर्डर आ गया 1 क्रॉस 2। ये अगेन हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। क्यों 3 क्रॉस 3, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 रोज एंड 3 हमारे पास क्या है, कॉलम। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ ए इज इक्वल टू दिस गिव्स द फॉलोइंग एलिमेंट, कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है इसके बराबर है, तो हमने इस एलिमेंट्स को वैल्यूज़ देनी है कि ये एलिमेंट्स क्या चीज़ है। तो इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है। पहले आप एक चीज़ जहन में रखें, जो हमारे पास है मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, A1 1।
A12 A13 और इस तरह जा सकता है, लेकिन हम लेट्स सपोज 3 कॉलम के अंदर 3 कॉलम के तक हम इसको महदूद रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं 21 A22 A23 एंड A31 एंड A23 एंड A33। अब ये A तो समझ में आ रहा है कि ये हमारे पास एक एलिमेंट है। ये 11 क्या चीज़ है? जो उसके सबस्क्रिप्ट के अंदर हमने लिखा है 11, इसका क्या मतलब है? A11। तो जैसे आपको पता है ऑर्डर या डायमेंशन के अंदर आपने पहले लिखा था रो, जिस तरह लेट्स सपोज आपने लिखा था 1 क्रॉस 1, तो इसका मतलब क्या है? ऑर्डर के अंदर जो आपने लिखा था ये हमारे पास रो को रिप्रेजेंट करता है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम। इसी तरह आपके अंदर जो यहाँ पर ए के सबस्क्रिप्ट के अंदर है नीचे लिखे गए हैं 1 1, इसका मतलब है जो पहला 1 है ये हमारे पास रो को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा 1 है ये हमारे पास कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये एलिमेंट है ये हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर लाई कर रहा है। इसी तरह हमारे पास A12, इसका मतलब ये है कि हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर है और सेकंड कॉलम के अंदर है। तो ये फर्स्ट रो एंड देन सेकंड कॉलम, तो हमारे पास ये एलिमेंट आता है। इसी तरह ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, अगर आप इसी एलिमेंट को देखें लेट्स सपोज A33, तो हम कहेंगे कि जो पहला एलिमेंट है इसको हम कहते हैं रो, ये हमारे पास थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम हमारे पास, तो हमारे पास ये एलिमेंट आएगा। तो अब हमने इसी मैट्रिक्स के ये नंबर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखें तो हमारे पास है A12 की वैल्यू हमने बतानी है। तो A12 की वैल्यू हमने इस मैट्रिक्स के अंदर निकालनी है। तो हमारे पास क्या है? A क्या है? रो 1, हमारे पास फर्स्ट रो हो जाएगा एंड 2 है तो सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम कौन सा? ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या है? 2 की वैल्यूज हो गई। यहाँ पे देखें तो ये A23, तो हमारे पास सेकंड रो कौन सी है? ये हमारे पास सेकंड रो है एंड थर्ड कॉलम, और थर्ड कॉलम हमारे पास ये है। तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 0। आपने सिंपल इसके ऊपर एक लाइन ड्रा करनी है और एक इसके ऊपर, जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है वही हमारे पास एलिमेंट है। तो इसी तरह बाकी भी कर सकेंगे इसको आसानी से। यहाँ पे देख ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर एक ऑर्डर पे अप्लाई होगा। लेट्स सपोज आपके पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है या 1 by 1 मैट्रिक्स है, तो आपको सिंपल पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो सबस्क्रिप्ट है इसका क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इक्वल मैट्रिसेस की हमने बात की कि उसके अंदर हमारे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए दो मैट्रिक्स का आपस में, और दूसरा उसके अंदर जो एंट्रीज़ है, जो एलिमेंट है, जो उसके अंदर नंबर्स है वो आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसके अंदर एलिमेंट है 2, 5, 1 एंड 3 और इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 हमारे पास रो है और 2 कॉलम है। इसी तरह इसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पर 4 है। तो ये आपस में बराबर नहीं हुए। ऑर्डर बराबर है लेकिन इसके अंदर जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पे देखें, अब इस ए को इसके साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 4 है, तो ये ए और सी भी बराबर नहीं है, ए और बी भी बराबर नहीं है। अब ए को डी के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे भी 2 है, 2 और यहाँ पे भी 5 आ रहा है क्योंकि 5 और 1 एक ही नंबर है, तो 4 और 1 एक ही नंबर है। जब इसको ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 के बराबर है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ए और डी आपस में बराबर हुए। इसी तरह बी और सी आपस में बराबर है। आप इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करें और इसका ऑर्डर कंपेयर करें तो ये आपस में बराबर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट ए एंड बी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू और ए बी आर इक्वल। कि ए बी मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास। ए मैट्रिक्स हमारे पास से ए विच इज इक्वल टू 2 - 3 यू एंड ओ, एंड बी मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू वी - 3 5 एंड डब्ल्यू। इसके अंदर ये कंडीशन है कि ये मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपस में बराबर है। तो ये बताए कि यू वी और डब्ल्यू की क्या वैल्यू है कि आपस में बराबर है। तो हम ए इक्वल टू बी लिख लेंगे, मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिख लेंगे, इसी तरह बी की वैल्यू लिख लेंगे वी - 3 5 एंड डब्ल्यू। अब अगर ये मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो इसका ऑर्डर बराबर होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका भी
ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, ऑर्डर बराबर है। अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या मतलब है कि ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा। v की वैल्यू होगी 2, ये बराबर है इस -3 के, u बराबर होगा 5 के, और जो o है ये बराबर होगा w के। तो हमारे पास o की वैल्यू आ गई w, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। जब ये आपस में बराबर होंगे तब हमारे पास A मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू मैट्रिक्स B के बराबर होगा। ये आपस में बराबर होंगे इस तरह से। जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, if मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C X Y एंड Z। कंडीशन गिवन है कि ये बराबर है इसके, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन है, तो ये मैट्रिक्स आपस में बराबर है और हमने वैल्यूज फाइंड करनी है A B C X Y एंड Z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लेंगे x + 3 Z + 4 2y - 7 -6 A - 1 0 B - 3 -21 and 0 is equal to 0 6 3y - 2 -6 -3 2c + 2 2b + 4 -21 and 0। कंडीशन गिवन है कि ये मैट्रिक्स आपस में बराबर है, तो हम सिंपल इसकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन कंपेयर कर देंगे और हमें फाइंड करना है A B C X Y एंड Z की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये पोजीशन इसके बराबर है, ये कंडीशन तो गिवन है कि ये आपस में ये मैट्रिक्स बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर है x + 3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो हम इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 0, और जब ये 3 यहाँ पे आ जाएगा -3 बन जाएगा, x विच इज़ इक्वल टू -3, x की वैल्यू आ गई। इस पोजीशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो ये आ गया z + 4 विच इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 सपोज हो गया, z विच इज़ इक्वल टू 6, ये 4 जब इस साइड पे जाएगा तो ये -4 हो जाएगा, z विच इज़ इक्वल टू 2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई z की। यहाँ पे देखें तो इस -6 से यहाँ पे भी -6 से बराबर है। यहाँ पे देखें A - 1 है, यहाँ पे वैल्यू है -3, इसको हम इक्वेशन 3 कह लेते हैं। यहाँ से हमने A की वैल्यू फाइंड करेंगे, A विच इज़ इक्वल टू 3 -3 अपनी जगह पे, जब ये 1 इस साइड पे चला जाएगा +1 हो जाएगा, A विच इज़ इक्वल टू -2 हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पे इस केस में। यहाँ पे देखें 2c + 2 यहाँ पे 0 है, तो ये हम 0 विच इज़ इक्वल टू 2c + 2, इसको हम लिख सकते हैं 2c + 2 विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि ये बराबर है, ये साइड बराबर है इस साइड के, इक्वल साइन है, तो हम ये इस साइड पे लिख सकते हैं और ये इस साइड पे, ये कोई मसला नहीं, हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2c विच इज़ इक्वल टू -2, क्योंकि ये -2 इस साइड पे चला जाएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हम 2 पे डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, c हमारे पास आ जाएगा -1, c की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब c की वैल्यू भी आ गई, अब यहाँ से हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको यहाँ पे कंपेयर कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा b - 3 विच इज़ इक्वल टू 2b + 4। यहाँ पे b -3 है, तो ये -3 उस साइड पे चला जाएगा, 2b ये +3 बन जाएगा, और यहाँ पे +4 अपनी जगह पे आ जाएगा। अब ये जो 2b है इसको हम इस साइड पे ले आते हैं, तो ये b अपनी जगह पर -2b बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू 3 + 4। यहाँ से हमारे पास -b आ रहा है कि -2 + 1 जब हम करते हैं तो हमारे पास -1 आता है, लेकिन इस केस में b है तो -b आ गया विच इज़ इक्वल टू 7। अब -1 से डिवाइड कर देंगे सिंपल इसको, यहाँ पे माइनस कैंसिल हो जाएगा, b आ जाएगा, और यहाँ पे -7, b की वैल्यू हमारे पास आ गई -7। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट जो क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी एंड डी। हमने ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और कंडीशन गिवन है कि ये मैट्रिक्स बराबर है इस मैट्रिक्स के, तो हमने ये दोनों लिखने हैं और आपस में बराबर है, तो हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। पहले हम इससे इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन कैसे बनाएंगे कि हमें पता है कि ये मैट्रिक्स आपस में बराबर है, तो हमने इक्वलिटी की बात की थी, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, ऑर्डर बराबर है, इसका मतलब है ये कंडीशंस गिवन है, इक्वल मैट्रिक्स है, इसका मतलब है इसके अंदर एलिमेंट भी इक्वल है, तो हम उसी
इक्वलिटी की कंडीशंस को यूज़ करके हम इक्वेशन बनाएंगे। ए प्लस बी जो यहाँ के पोजीशन है इसके बराबर होगा ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू -1, इसको हम सपोज इक्वेशन 1 के लेते हैं, बी प्लस 2c विच इज़ इक्वल टू 4, ये इसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन है, 2c प्लस डी विच इज़ इक्वल टू 8, ये हमारे पास इक्वेशन 3 हो गया, ये पर हमारे पास इक्वेशन 2 है, 2a माइनस डी विच इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन 4 हो गया। अब हमने इस इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 से a, b, c और d की वैल्यूज फाइंड करनी है। पहले हम ये कर देंगे कि इक्वेशन 1 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 को। सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन 2 लिख लेंगे, b प्लस 2c विच इज़ इक्वल टू 4 एंड देन a प्लस b विच इज़ इक्वल टू -1। हमने माइनस करना है तो यहाँ पे पहले प्लस साइन है तो हम यहाँ से माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा और ये इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि इसके साथ हमने माइनस मल्टीप्लाई करना है तो ये प्लस बन जाएगा। तो ये b हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास a प्लस 2c विच इज़ इक्वल टू 5, ये हमारे पास इक्वेशन 5 बन गया हमारे पास, a प्लस 2c। अब इस इक्वेशन को हम अगर इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन 4 के साथ कर देते हैं तो इसके साथ अगर लेट्स सपोज हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन 5 के साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 5 के साथ तो ये हमारे पास बनेगा 2a प्लस 4c विच इज़ इक्वल टू 10, ये हमारे पास इक्वेशन 6 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन 4 और 10 को, ये 6 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 4, 2a plus 4c which is equal to 10 and minus equation 4 which is equal to 2a minus d which is equal to 0। सो हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पर इस तरह, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4c प्लस d विच इज़ इक्वल टू 10, ये हमारे पास इक्वेशन 7 बन गया। अब यहाँ पे देखें तो अगर हम इस इक्वेशन 7 को इक्वेशन 8 के साथ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो हम सिंपल लिख लेंगे इक्वेशन 7 माइनस इक्वेशन 3, इक्वेशन 7 लिख लेंगे 4c प्लस डी विच इज़ इक्वल टू 10 और इक्वेशन 3 हमारे पास है। अब पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 3 को हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चले सपोज 2 नहीं मल्टीप्लाई करते, हम c को कैंसिल नहीं करना चाह रहे, हम सिर्फ d को कैंसिल करना चाह रहे, तो फिर हमारे पास आ जाएगा 2c प्लस d विच इज़ इक्वल टू 8। ये हमने सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएंगे इस तरह से और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2c विच इज़ इक्वल टू 2। 8 से 10 से अगर 8 माइनस करते हमारे पास 2 हो जाता है, यहाँ से हम 2 पे डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे, तो हमारे पास c आ जाएगा 1। c की वैल्यू हमें मिल यहाँ से फाइंड हो गई। अब हम इसको c विच इज़ इक्वल टू 1 और इसको हम पुट c इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2c प्लस डी विच इज़ इक्वल टू 8, c की जगह 1 पुट करेंगे 2 1 प्लस डी विच इज़ इक्वल टू 8। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस डी विच इज़ इक्वल टू 8 एंड डी विच इज़ इक्वल टू 8 और ये 2 इस साइड पे चला जाएगा -2 बन जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा डी विच इज़ इक्वल टू 6। डी की वैल्यू भी आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई। यहाँ पर अगर हम पुट कर देते हैं सी के अंदर वैल्यू, इक्वेशन 2 के अंदर अगर हम c की वैल्यू पुट कर देते हैं b प्लस 2, c की वैल्यू क्या है 1 विच इज़ इक्वल टू 4, b प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 4, सो b इज़ इक्वल टू 2, b की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब यहाँ पे अगर हम b की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 a प्लस b विच इज़ इक्वल टू -1, सो a प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू -1, सो a विच इज़ इक्वल टू -3। a b और c की वैल्यू हमारे पास आ गई, a की वैल्यू हमारे पास आ गई -3, b की वैल्यू आ गई 2, c की वैल्यू आ गई 1 एंड d की वैल्यू आ गई 6। अब अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमने जो वैल्यूज़ फाइंड की हैं क्या ये करेक्ट है, तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन का मतलब ये कि एक साइड बराबर होगा दूसरे साइड में, तो ये a प्लस b है। तो अगर हम यहाँ पर a और b की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास है -3 और b की वैल्यू हमारे पास है +2,
ए साइड बराबर है -1 के, तो यहाँ से क्या आ रहा है -1 विच इज इक्वल टू -1, सेटिस्फाई हो रहा है। इसी तरह आप बाकी वैल्यूज़ भी इसके अंदर पुट कर सकते हैं, तो फाइनल हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। ये आप किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, आप इक्वेशंस के साथ मैनिपुलेट करके आप अपनी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, A B C और D की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं।